मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपको यूपीएससी पर। इससे पहली वाली जो क्लास हुई थी उसमें आपने अनुच्छेद 20 को समझा था कि गिरफ्तारी से संबंधित जो आपको संरक्षण प्राप्त है, जो मौलिक अधिकार आपके हैं, उसको आपने देखा था। इस क्लास में हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक या विदेशी व्यक्ति के, ठीक है, किसी भी नागरिक या विदेशी। इससे पहले जो आपने आर्टिकल 20 देखा था उसमें भी वो दोनों के लिए, नागरिक और विदेशी दोनों के लिए, किसी भी नागरिक या विदेशी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को उस मृत्युदंड देना, उसे मारना, यह केवल विधि के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर कोई व्यवस्था बनाती है, विधि क्या है? हम जब शुरुआत में पढ़ रहे थे संविधान का परिचय, तो वहां पर हमने आपको बताया था विधि का शासन। विधि के शासन का मतलब क्या होता है कि जो कानून बना और संहिताबद्ध हो गया, उसी के आधार पर कार्य चलेगा, ठीक है ना। तो जो अनुच्छेद 21 है वो कहता है किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है और उसे या उसके जीवन को केवल विधि के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि आपके देश में कई सारे ऐसे जुर्म हैं जिनके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। जैसे अगर कोई आतंकवादी घटना करता है तो आपने देखा कि जिसे कसाब को फांसी दिया गया, अफजल गुरु को फांसी दिया गया। इसके अलावा आपने देखा कि निर्भया का जो मामला था दिल्ली में, गैंगरेप का, उसमें जो आरोपी थे उनको फांसी दिया गया। तो वो सब किसके द्वारा है? वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। क्या है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, एक नियम है, एक कानून है। जैसे आपने किसी का कत्ल कर दिया तो आईपीसी में 302 के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और उसके बाद में जो सजा का प्रावधान है वो आपको मिलेगा, ठीक है। आप कोई आतंकवादी गतिविधि में पाए जाते हैं तो उसके लिए कानून है, तो उसके तहत आपको सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को बिना विधि के उसके जीवन से मुक्त नहीं किया जा सकता है। इस बात का संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21, ठीक ना। अब यहाँ पर कई चीज़ समझने वाली और बहुत बारीक है, इनसे सवाल आते हैं। यूपीएससी इतनी नॉर्मल से सवाल थोड़ी पूछती है, ये तो बहुत बेसिक हो गया सवाल। वो यहाँ से पूछेगी, एक टर्म है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और दूसरा है विधि द्वारा स्थापित विधिवत प्रक्रिया, ठीक ना।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब कि अगर कुछ लिख दिया गया है कानून में कि फला चीज के लिए यही सजा है, यही इसका प्रावधान है, तो वही है, यानी कि एब्सोल्यूट है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित विधिवत प्रक्रिया का मतलब कि यहाँ पर तर्क की गुंजाइश रह जाती है। क्या है? तर्क की गुंजाइश रह जाती है। तो जो अमेरिका का संविधान है वो इसी तरीके से काम करता है कि तर्क की गुंजाइश रह जाती है। लेकिन भारतीय संविधान का जो रूप है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। मतलब अगर संविधान में कोई चीज लिखा हुआ है तो एज इट इज ही वो फॉलो होगा। हालांकि उसकी जो व्याख्या है, अंतिम व्याख्या, वो कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। जैसे संविधान में कोई लाइन लिखी हुई है तो उसका मतलब एग्जैक्ट क्या है, जिसका अंतिम व्याख्या करता सुप्रीम कोर्ट है। उसकी व्याख्या कोई भी कर सकता है, संसद करे, विधानसभाएं करें, लोअर कोर्ट्स करें, हाई कोर्ट करें, लेकिन जो उसका अंतिम व्याख्या करता है वो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि संविधान में लिखी हुई फला लाइन का मतलब ये है, तो वही उसका मतलब है। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 21 जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी के जीवन को निर्मुक्त करने की बात करता है। इसमें दो इंटरेस्टिंग केस हैं। एक केस है ए.के. गोपालन का, ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास सरकार। ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास सरकार का एक केस है 1950 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी कार्यकारी आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को निर्मुक्त किया जाता है या उसे मृत्युदंड दिया जाता है या उसे उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो छिनती है, तो वो क्या है? प्रश्नवाचक है, यानी कि क्वेश्चनेबल है। वो हनन माना जाएगा आर्टिकल 21 का। लेकिन अगर विधानमंडल, संसद, यानी कि जिन्हें नियम बनाने का पावर है, अगर वो कोई विधि बना देते हैं तो दैट इज नॉट क्वेश्चनेबल, यानी कि वो सवाल से परे हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 21 में ही ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा ही उसके जीवन से मुक्त किया जा सकता है। तो ये बात स्पष्ट करी ए.के. गोपालन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में। मेनका गांधी का एक केस है 1978 का। उस केस में अनुच्छेद 21 की व्याख्या अलग तरीके से हुई और लगभग ए.के. गोपालन के बात को पलट दिया गया। उसमें यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो गरिमामयी तरीके से उसे जीने का अधिकार है और उसे विधानसभा द्वारा, विधानमंडल द्वारा, संसद द्वारा या विधि द्वारा कहें तो अगर विधि द्वारा भी अगर उसे सीमित किया जाता है या हटाया जाता है तो वह भी क्वेश्चनेबल है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही मेनका गांधी वाले केस में 1978। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और साथ ही साथ ये कहा कि अगर किसी कार्यकारी आदेश, चाहे वो विधायी आदेश के द्वारा, यानी कि विधि के द्वारा, स्थापित प्रक्रिया के द्वारा अगर उसके गरिमामयी जीवन का कोई अधिकार सीमित होता है तो वो क्वेश्चनेबल है और उसे मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद 21 है उसका हनन माना जाएगा। तो ये बात उसमें कही। मेनका गांधी के केस में ही कई सारी चीजें उसमें जोड़ दी गई, जैसे शुद्ध हवा का अधिकार आपका, सोने का अधिकार आपका, विदेश यात्रा करने का अधिकार आपका, राज्य में घूमने का अधिकार। तो इन सब अधिकारों को मेनका गांधी के केस में विस्तार करके पूरी लिस्ट बना दी गई और उसमें लिख दिया गया कि ये अधिकार आपके हैं। और साथ ही उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा संबंधी अधिकार, हालांकि बाद में 21 का के रूप में
या 21 ये कहें, जो 66वां संविधान संशोधन है 2002 में, उसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और 21 ये जोड़ दिया गया, यानी कि उस आर्टिकल में एक और आर्टिकल 21 ये जोड़ दिया गया। ठीक, लेकिन जो मेनका गांधी का केस था उसमें इस बात को किया गया था। तो ये है आपका जीवन और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित आपका मौलिक अधिकार। अब एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है, ठीक है जीवन का अधिकार है, व्हाट अबाउट डाई, मृत्यु का क्या अधिकार है? अब आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, ये क्या मजाक है, मृत्यु के अधिकार का क्या मतलब होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कल्पना कीजिए, या कल्पना सच, बहुत सारे सच के उदाहरण, कल्पना छोड़, कल्पना तो एक काल्पनिक एक मूवी जिसकी चर्चा मैंने की थी पिछले एक क्लास में। ऋतिक रोशन की एक मूवी है जिसे संजय लीला बंसाली ने बनाया था, गुजारिश। उसमें ऋतिक रोशन को एक ऐसा व्यक्ति दिखाया गया है जो न चल सकता है, न खा सकता है, बस बोलता है। वो जीवित है, उसकी सांसें चल रही हैं, वो बोल रहा है, कोई दूसरा उसका हेल्प कर रहा है, लेकिन वो जो एक आत्मसम्मान के साथ जीना होता है वो उसका जीवन नहीं, वो दूसरे पर निर्भर है बहुत ज्यादा। ऐसी स्थिति में वह मरना चाहता है। तो राइट टू डेथ या राइट टू डाई क्या मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या ये अधिकार नहीं है, ये अपराध है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। अरोड़ा शानबाग के केस में आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अरोड़ा शानबाग का एक केस है जिसमें एक लड़की होती है अरोड़ा शानबाग, जो किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही होती है। वहीं पर किसी व्यक्ति के द्वारा उसका बलात्कार किया जाता है, उसका शरीर छत बिछत होता है। उसके बाद में वो लड़की कोमा में चली जाती है और वो कोमा से तब तक बाहर नहीं आती है जब तक, ये पूरा अरोड़ा शानबाग का एक केस ही पूरा आप कभी पढ़िएगा। मुझे पूरा केस मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मुझे बस कुछ उदाहरण याद आ रहे हैं। तो उस केस में ये हुआ कि अब अरोड़ा शानबाग जीवित नहीं, मतलब दोबारा वो नॉर्मल नहीं होगी। वो जीवित तो है लेकिन वो उठ नहीं सकती, वो बात नहीं कर सकती, वो खा पी नहीं सकती अपने आप से। उसे जीवन रक्षक प्रणाली के द्वारा जिंदा रखा गया है। उसके ओर से पिटीशन फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि उसे मरने का अधिकार दिया जाए। लंबा डिबेट होता है कि क्या किसी को मरने का अधिकार दिया जा सकता है। एक बड़ा केस है। इसके अलावा बहुत सारे केस हैं। तो इन सब केसों पर 2018 में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, लैंडमार्क जजमेंट। चीफ जस्टिस से दीपक मिश्रा उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उस पीठ में डी वाई चंद्रचूड़ जैसे जज थे। उस पीठ ने कहा कि मृत्यु को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता है। पहला बात जो कहा कि मृत्यु को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि डेथ जो है वो जीवन का ही पार्ट है, उससे अलग नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि जो मृत्यु है वो जीवन की ही प्रक्रिया है, यानी कि आप पैदा होते हैं, आपका जीवन प्रारंभ होता है और आप एक दिन मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो वो आपके जीवन की ही प्रक्रिया है और वो गरिमामयी होना चाहिए। याद कीजिए मेनका गांधी के केस में क्या कहा है, जीवन का गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार। तो अगर मृत्यु जो है यानी कि डेथ पार्ट ऑफ लाइफ है तो उसको भी गरिमामयी होना चाहिए। और पैसिव इथोनेशिया का परमिशन दिया एक तरीके से। अब इथोनेशिया क्या होता है? इथोनेशिया का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु देना। दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव इथोनेशिया होता है और एक पैसिव इथोनेशिया होता है। इसको ऐसे समझिए कि
अगर कोई व्यक्ति इस हालात में है कि वो जीवित नहीं रह सकता है, सॉरी बेहतर नहीं हो सकता है, वो या तो जीवन रक्षक उस प्रणाली में रहेगा या मर जाएगा, लेकिन जिंदा है, मरा नहीं, और वो चाहता है कि मर जाए, तो दो प्रकार की यूथनेशिया है, इच्छा मृत्यु। एक एक्टिव है। एक्टिव में यह होता है कि उस व्यक्ति को मारने के लिए कुछ किया जाता है। जैसे मान लो मुझे जो है मैं ऐसी स्थिति में हूं, तो डॉक्टर मुझे इंजेक्शन दे देंगे, जहर का इंजेक्शन दे देंगे या कुछ और दे देंगे, तो ये हो गया एक्टिव यूथनेशिया, यानी कि किसी को मारा गया। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि उसे जिंदा रखने की जो इक्विपमेंट है उसको हटा लिया जाए, तो ये पैसिव यूथनेशिया होता है। जैसे वो वेंटिलेटर पर अगर जिंदा है तो वेंटिलेटर से उसे हटा दिया गया और वो मर गया, ये पैसिव यूथनेशिया। यूथनेशिया के और भी वर्गीकरण है, वॉलंटरी या नॉन वॉलंटरी। वॉलंटरी में ऐसी स्थिति होती है कि जिस व्यक्ति को मरना है वो व्यक्ति बात कर सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है। जैसे जो जिस मूवी की मैं जिक्र कर रहा हूं गुजारिश, उसमें ऋतिक रोशन बात कर रहा होता है, वो कहता है कि मुझे मरना है। लेकिन जो नॉन वॉलंटरी है उसमें जो पेशेंट होता है वो बोलने की स्थिति में नहीं होता है, तो वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी में भी वो बटा होता है। तो पैसिव यूथनेशिया का परमिशन है और मृत्यु को आर्टिकल 21 के तहत ही जीवन के साथ जोड़ करके देखा जाएगा, और राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और वो केस मुझे याद नहीं आ रहा कि किसका था, लेकिन 2018 का ही वो केस है, शायद अरुणा शानबाग का ही केस है, किसी का केस है। एग्जैक्टली आप हो सकता है किसी PIL पर सुनवाई करते हुए कहा हो, एग्जैक्टली मुझे वो याद नहीं है, तो उस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, वो आप चेक कर लेंगे। लेकिन 2018 का ये वर्डिक्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो ये है आपका आर्टिकल 21। ये इसी के साथ समझा दे रहा हूँ। 21 ये जो है वो बात करता है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और यह क्या होगा, शिक्षा क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा। इससे ये जो बात है 6 से 14 वर्ष वाली, ये बात DPSP में पहले से ही लिखी हुई आर्टिकल 45 में। इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, यानी कि राइट टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट। शिक्षा का अधिकार कैसा है, मौलिक अधिकार है। 6वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया 21A को। 45 जो अनुच्छेद 45 उसकी परिभाषा में बदलाव किया गया, और मौलिक कर्तव्य में भी इस बात को जोड़ा गया कि सबको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्हें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें शिक्षा मिले, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार प्रदान करेगी, ये बात भी इसमें लिखी हुई है। और इसी को देखते हुए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया और 2010 से प्रभावी हुआ, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, या जब अलग से मैं एक्ट पढ़ाऊंगा तो उसको पढ़ा दूंगा। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसा लगा आप बताइए, इसको कुछ समझ में अगर ना आया हो तो उसको भी पूछ लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में उससे संबंधित घटनाएं घटी हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जब हो रहा था, धारा 370 को जब निष्प्रभावी करने की बात हो रही थी, तो उस वक्त कई नेताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया था। क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, कैसे किसी को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 22 में इसका जिक्र संविधान में मिलता है।
और अगली क्लास में उसी पर विस्तृत चर्चा होगी। तो उस क्लास को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार की परीक्षा में आने की संभावना भी है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे अनुच्छेद 22 की। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।